स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी या कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है या कराना है कुछ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बता देना। उस टॉपिक को दोबारा क्लास हम कर लेंगे उसकी। लेकिन अभी हम अपनी वर्कशीट के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 5 में है आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे हम। सभी बच्चे अगर सपोर्टिंग मटेरियल है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसमें है क्या बच्चों, आवर्त वर्गीकरण क्या होता है डिटेल में पढ़ोगे। मेन इस चैप्टर में आपको पढ़ना है जो भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट मतलब तत्व, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, सल्फर है, फास्फोरस है, क्लोरीन है। नंबर ऑफ एलिमेंट, बहुत सारी संख्या में इस समय एलिमेंट तत्व ज्ञात हो चुके हैं। लेकिन इनकी शुरुआत कैसे हुई थी, इनको किस तरीके से एक आवर्त सारणी बनती है, इनको अरेंज, पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा तत्व आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा तत्व आएगा, तो इन तत्वों को अरेंज कैसे किया गया, किस साइंटिस्ट ने कौन सी ट्रिक लगाई, जिससे कि इनको एक मेथड होता है ना किसी भी चीज को अरेंज करने का, तो उन्होंने क्या ट्रिक फॉलो करी, क्या मेथड फॉलो करा एलिमेंट को अरेंज करने के लिए। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप सुनेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो पहला होता तत्व। तत्व आपको मालूम है ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो। तत्व क्या होते हैं, ऐसे मतलब एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के जो तत्व बने, जो भी पदार्थ बने, उसको हम तत्व कहेंगे। चैप्टर में तत्व क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं, जो एक, जैसे कि सोडियम है, वो सोडियम Na उससे डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन है O2, तो ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। क्लोरीन Cl। अब जो एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हो उसे हम तत्व कहते हैं। मतलब जो भी पदार्थ बन रहा है, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु से, कोई भी पदार्थ केवल एक ही प्रकार के अणु से बना हो, ऐसा ना हो कि सोडियम के साथ क्लोरीन मिला हो, फिर तो ये दो प्रकार के हो गए। लेकिन जैसे ऑक्सीजन है तो वो O2 करके बनता है। तो एक ही प्रकार के अणुओं से कोई तत्व बना हो उसको हम कहते हैं, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनेगा उसको हम तत्व कहते हैं। अब ये तत्व जो इतने सारे ज्ञात हो गए, वर्तमान समय पर 118 तत्व ज्ञात हैं। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि हम इसको अरेंज करें। बड़ा सिंपल आंसर है, आपको भी इसका आंसर पता ही होगा कि बहुत सारी चीजें जब ज्ञात होने लगती हैं या घर में भी काफी सारा सामान आता है तो उसको सुव्यवस्थित करना पड़ता है, ताकि हर चीज को उसके प्लेस पर अच्छी तरीके से रखा जा सके और फिर ताकि वो उस चीज का उपयोग भी सदुपयोग के रूप में हो सके। ठीक इसी प्रकार से विश्व में जितने भी तत्व ज्ञात होने लगे, जैसे जैसे समय बढ़ता गया तत्वों की खोज होती गई। हर साइंटिस्ट ने कुछ नए तत्वों की खोज करी, तो वो बढ़ते जा रहे थे। फिर उनका उपयोग भी करना होता है कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रियाओं में, तो उनको एक आवर्त सारणी में एक जगह पर सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया। और शुरुआत में उसको अरेंज करने के लिए उसके भार मतलब द्रव्यमान के आधार पर किया गया। परमाणु, आपने जो 9वीं क्लास में पढ़ा था उसमें भार भी पढ़ा था और परमाणु संख्या भी पढ़ी, द्रव्यमान संख्या भी पढ़ी, तो परमाणु संख्या भी पढ़ी। अभी हम यहाँ पर केवल भार के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर इनको अरेंज करेंगे, ना कि परमाणु संख्या के आधार पर। द्रव्यमान के आधार पर शुरू में वैज्ञानिकों ने तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से लगाने के लिए जो ट्रिक अपनाई, उसमें से पहले साइंटिस्ट हैं डॉबे राइनर। पहला साइंटिस्ट है डॉबे राइनर। उन्होंने क्या बताया था बच्चे, कि जो भी तत्व मिले उनको, बहुत सारे तत्वों की उस समय तक खोज नहीं हुई थी, कुछ ही तत्वों की खोज हुई थी, डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पर, और जो उनको मिले उन्होंने उसको पहले नंबर पे कौन सा रखें, दूसरे नंबर पर कौन सा रखें, तीसरे, एक चार्ट बनाएंगे ना ताकि 1 2 3 प्लेस पर उसको रख सके। तो उन्होंने जो ट्रिक फॉलो करी उसको कहते हैं डॉबे राइनर की ट्रिक। डॉबे राइनर की ट्रिक। उस ट्रिक में क्या था, 3 एलिमेंट, एलिमेंट मतलब तत्व, 3 तत्वों को लिया गया
और उसको भार के अनुसार द्रव्यमान, परमाणु संख्या की उस समय कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ भार के अनुसार करा गया। तो जो भी तत्व थे उनका भार, जैसे कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40.1 और स्ट्रोंशियम का कितना होता है 87, मतलब कि 87.6 और बेरियम का कितना होता है 137.3। तो इस अकॉर्डिंग 3 अरेंज हुए। अब 3 अरेंज तो हो गए, इन्होंने क्या करा, कोई भी 2, पहला और आखिरी, इस बेस पर इन्होंने अरेंज किया था। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे 40.1 जमा 137.3 मतलब 40.1 प्लस में 137.3, 2 एलिमेंट का माध्य निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पर वैल्यू आएगी ना, जब उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो लगभग इसकी जितनी वैल्यू आ जाएगी, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों को जब जोड़ेंगे, पहले वाले और आखिरी वाले को जोड़कर और इसका माध्य मतलब 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी इसकी, वो बीच में जो तत्व है उसकी जैसी आएगी। तो इन्होंने यही करा, एलिमेंट लिए, कोई 2 एलिमेंट लिए, उनको जोड़ा, उसका माध्य निकाला और फिर निकालने के बाद जो वैल्यू आई, फिर उन्होंने देखा वो कौन सा एलिमेंट मैंने डिस्कवर किया है जिसकी वैल्यू ये आ रही है, उसको उठाकर उनके बीच में प्लेस कर दिया। इस तरीके से डॉबे-राइनर की ट्रिक लगी। ट्रिक मतलब 3 का रूल फॉलो हुआ और ये अरेंजमेंट इन्होंने दी। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरीके से इन्होंने इनको अरेंज किया। तो ये इनकी ट्रिक थी, बिल्कुल सिंपल है। कोई 2 एलिमेंट लिए, उन दोनों का माध्य निकाला, जोड़ा और 2 से डिवाइड करा, डिवाइड करके जो वैल्यू आई उस वैल्यू की मैचिंग करने वाले एलिमेंट को उन दोनों के बीच में प्लेस कर दिया। ये थी डॉबे-राइनर की ट्रिक। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एलिमेंट को अरेंज करने की जरूरत क्या है, मतलब कि तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने की जरूरत क्या है। तो जरूरत इसलिए ताकि उसको आसानी से पढ़ा जा सके, उसकी विशेषताओं को जाना जा सके और उसके उपयोग करने में कोई कठिनाई ना हो। इस कारण से इनको एक अच्छे तरीके से अरेंजमेंट का रूप दिया गया। अगले साइंटिस्ट थे न्यूलैंड। आज मैं आपको 3 वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने कि तत्वों को अपने अपने तरीके से अरेंज किया था। तो पहला हमने डॉबे-राइनर पढ़ा, दूसरा हम न्यूलैंड पढ़ेंगे अभी, और उसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब दूसरे साइंटिस्ट थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया। अष्टक मतलब 8 का सिद्धांत। इन्होंने क्या करा, आपने संगीत के सुर सुने होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 8 होते हैं। 8वें नंबर पर सा रे गा मा पा धा नी सा, 8वें फिर से सा आ गया। जो पहले पर सा था, देखिए यहाँ पर सा रे गा मा पा धा नी, फिर से क्या आ गया सा। ऐसे पढ़ते हैं ना हम, उसमें संगीत का करते हैं। इस जो इसके सरगम होते हैं, सुर होते हैं 7 सुर, उसके आधार पर इन्होंने अपना अष्टक का नियम दिया कैसे बच्चे, न्यूलैंड ने किया था ये। न्यूलैंड वैज्ञानिक ने अष्टक का सिद्धांत दिया और डॉबे-राइनर ने 3 की ट्रिक दी थी। इन्होंने अष्टक का सिद्धांत, उस टाइम तक न्यूलैंड के टाइम पर कुछ और तत्वों की खोज हो गई थी, डिस्कवरी हो गई थी, जिसमें कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, स्ट्रोंशियम, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे करके काफी सारे कुछ एलिमेंट बढ़ करके इनकी डिस्कवरी हो चुकी थी। उनको ऐसे अरेंज किया कैसे गया, तो न्यूलैंड ने भी परमाणु भार के आधार पर ही अरेंज करा। दोनों में समान चीज है। डॉबे-राइनर ने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अरेंज करा, मतलब भार के आधार पर, और न्यूलैंड ने भी परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सुव्यवस्थित करा। अंतर दोनों में इतना है कि डॉबे-राइनर ने 3 की ट्रिक अपनाई और उस टाइम पर इतने एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी। न्यूलैंड के टाइम पर और एलिमेंट की डिस्कवरी हुई और न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत लगाया, सा रे गा मा पा धा नी सा वाला। उसमें क्या था, सबसे पहले हाइड्रोजन और बढ़ते क्रम में लगाया। जो द्रव्यमान का भार था ना, सबसे कम भार, फिर उससे बड़ा, फिर उससे ज्यादा भार, उससे ज्यादा भार, उसके अनुसार इन्होंने इनको अरेंज करा। तो लगाते चले गए, कम भार, उससे ज्यादा और अधिक भार और अधिक भार,
भार, ऐसे करके इन्होंने अरेंज करा। जब इन्होंने अरेंज करा तो क्या पाया गया कि जो एलिमेंट, जैसे मान लीजिए लिथियम है, लिथियम रे पर है तो सा रे गा मा पा धा नी सा रे, तो जो सा पे मैच करेंगे जो या रा पे, एक ही उसमें आ रहे हैं। इनके जो रासायनिक गुण धर्म होंगे, रासायनिक जो अभिक्रिया करने की इनकी क्षमता होगी, वो गुण इनके समान होंगे। तो इनके जो गुण थे वो समान पाए गए, किस किस के, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ऐसे इधर भी बोरोन, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, ऐसे जितने भी आते गए ना, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जो जिस सुर पर आ रहे थे, 7 सुर होते हैं, वो वर्टिकली इस तरीके से आप देखेंगे तो उनके गुण समान पाए गए। ये बात न्यूलैंड्स ने बताई थी। अच्छा, डॉबे, अब इनकी सीमाएं पूछते हैं, सीमाएं मतलब लिमिटेशंस, इनकी कमियां क्या थी। तो डॉबेराइनर की ये कमी थी कि इन्होंने 3 की ट्रिक जो लगाई वो हर तत्व पर, आने वाले जो नए तत्वों की डिस्कवरी हुई उस पर वह लागू नहीं हो पाई, और उनकी ट्रिक कई सारे तत्वों के लिए मतलब सुव्यवस्थित ढंग से उनको अरेंज और उसको स्थान नहीं दे पाई, इसलिए उनकी वो कमी है, कमी भी पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद न्यूलैंड्स ने ऐसा बताया और काफी सारे एलिमेंट को अरेंज भी कर दिया इन्होंने जो नए डिस्कवर हुए थे, लेकिन इनकी कमी ये रह गई थी कि ये हल्के तत्व जो थे ना, जो बहुत अधिक भार वाले नहीं थे, हल्के तत्व जो थे उनको अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से अरेंज कर पाए, बाकियों को नहीं कर पाए। दूसरी बात, आप इसका जब अपनी सपोर्टिंग मटेरियल में देखेंगे, पूरा बना हुआ है, उसमें एक जगह पर 2-2 एलिमेंट भी रख दिए। जब एक जगह पर 2 एलिमेंट इन्होंने रख दिए तो क्या होगा, दिक्कत होगी कि एक साथ 2 चीजें रख दी गई हैं, तो वहां पर भी उसको भी सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पाए वो, ये उनकी कमी थी। एक तो हल्के एलिमेंट थे, एक कई स्थानों पर इन्होंने एक ही स्थान पर 2-2 तत्वों को रख दिया, ये न्यूलैंड की कमी थी। और आगे चल के जब और एलिमेंट की डिस्कवरी होने लगी समय अनुसार, तब ये वाली ट्रिक फॉलो, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत भी फॉलो नहीं हो पाया। तो इस तरीके से आपने आज डॉबेराइनर के बारे में पढ़ा, न्यूलैंड के बारे में पढ़ा। दोनों ने ही परमाणु के परमाणु के भार के आधार पर बढ़ते क्रम में अरेंज किया था। डॉबेराइनर ने 3 की ट्रिक बताई और न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत बताया। अब तीसरे वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है मेंडलीफ। आवर्त वर्गीकरण के अगले जो बताया जिन्होंने, वो है मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये काफी हद तक सक्सेसफुल रही और उन्होंने काफी सारी बातें बताई गई जो कि पिछले 2 साइंटिस्ट थे, डॉबेराइनर और न्यूलैंड्स, उन्होंने इन बातों को स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन मेंडलीफ ने किया। तीनों में समान बात देखी जाए तो यही है कि तीनों ने ही परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर इनको अरेंज करा, कम फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, कम से अधिकता की ओर बढ़ते क्रम में इनको अरेंज किया। और उन्होंने ट्रिक लगाई थी डॉबेराइनर ने, न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत फॉलो करा। मेंडलीफ का सिद्धांत बिल्कुल अलग था, इन्होंने जो भी और काफी सारे एलिमेंट आ चुके थे, उन्होंने क्या करा, मेंडलीफ ने, उन्होंने बताया कि जो भी एलिमेंट परमाणु भार के अनुसार, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार कम से अधिकता की ओर बढ़ते हुए उनको सबको अरेंज किया। और इन्होंने एक नई बात जो बताई थी वो ये थी कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्म इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इन्होंने सबको अरेंज किया। वो तो पहली बात थी ही कि द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को लगाया गया, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया कि इनके रासायनिक गुणधर्म समान हैं, तो जिसके रासायनिक गुणधर्म भी एक दूसरे से मिल रहे थे उनको एक के बाद एक स्थान दिया गया। तो द्रव्यमान को भी देखा, साथ ही रासायनिक गुणधर्मों को भी देखा। ये बात इससे पहले किसी और वैज्ञानिक ने नहीं देखी थी। इन्होंने रासायनिक गुणधर्म को ध्यान रखते हुए तत्वों को सारणी में लगाया। उसके बाद जब इन्होंने एक सारणी बनाई तो उसके अंदर 8 तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिनको समूह कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर होता है ऐसी लाइनें, ये कितने, जैसे 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से ऊर्ध्वाधर जो थे स्तंभ वो कितने थे, 7 थे।
तो ये रहा, सॉरी 8 थे। 8 क्या है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिनको समूह का नाम दिया गया। 6 क्षैतिज पंक्तियां थी, क्षैतिज ऐसी होती हैं, ये क्षैतिज है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके था। 8 ऐसी वाली लाइनें थी जिनको समूह कहा गया, और 6 ऐसी क्षैतिज रेखाएं थी जिनको आवर्त कहा गया। मीन्स जो वर्टिकल हैं, खड़ी हुई लाइनें हैं, उनको समूह कहा गया, और जो क्षैतिज मतलब लेटी हुई लाइनें हैं, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल में, उनको आवर्त कहा गया। तो मैंडलिफ की सारणी में 8 तो समूह थे और 6 आवर्त थे। फिर जो बॉक्सेस बने, इनके अंदर एलिमेंट को रखा गया, और रखा किसके आधार पर गया? द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर और उनके रासायनिक गुणधर्मों को देखते हुए। ये इनका तरीका था लगाने का एलिमेंट को। अच्छा, इन्होंने जब इस रूल को फॉलो करा, इस नियम को फॉलो करा, तो इनकी उपलब्धियां क्या हुई? इन्होंने क्या क्या करके दिखाया? जो अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, उस समय पर भी कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका द्रव्यमान तो पता चल गया था कि इसके बाद इस द्रव्यमान का तत्व आएगा, परंतु वो तत्व है कौन सा, उसकी खोज उस समय नहीं हुई थी। तो उन्होंने उस रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान के आधार पर उस बॉक्स को बीच बीच में कहीं, जैसे मान ली यहाँ एलिमेंट लगा दिए, इसका नहीं पता, तो उस बॉक्स को खाली छोड़ दिया, और उन्होंने ये बताया कि आने वाले समय में जो एलिमेंट है द्रव्यमान के आधार पर पहले ये फिर ये फिर ये, लेकिन हुआ क्या, जब रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान के आधार पर लगा रहे थे, तो कुछ ऐसे द्रव्यमान की जगह भी आई जिन एलिमेंट का पता ही नहीं था, उनके बारे में मालूम नहीं था कि वो कौन सा एलिमेंट है। उस टाइम पर उनकी खोज नहीं हुई थी, वो मिले ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस स्थान को खाली छोड़ दिया और कहा कि आने वाले समय में इन तत्वों की डिस्कवरी होगी और वो इस स्थान पर आएंगे। तो वो जगह आने वाले तत्वों के लिए, अज्ञात जो तत्व थे उनके लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, और वो बाद में फिर डिस्कवर भी हुए। पता है वो एलिमेंट कौन से थे? वो थे गैलियम, जर्मेनियम, ऐसे करके जो एलिमेंट थे, कुछ Ag, जर्मेनियम, गैलियम आदि जो तत्व थे वो बाद में मिले, उस समय पर नहीं पता था, लेकिन ये एलिमेंट मिले और उनको उसी जगह पर रखा गया, तो बिल्कुल फिट आ रहे थे, बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद कुछ समान गुण धर्म वालों को एक स्थान मिल गया जिनके रासायनिक गुणधर्म एक जैसे थे, लेकिन द्रव्यमान भार हो सकता है अलग हो, लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्म समान थे, तो उनको भी एक बॉक्स में एक साथ 2 एलिमेंट को रखने का कारण मिल गया। इससे पहले जब न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट रखे तो उसका कारण नहीं था, लेकिन इन्होंने वो कारण भी बताया कि जो 2 एलिमेंट हम रखेंगे एक साथ, जो रख रहे हैं, उनके रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक गुणधर्म समान है, इसलिए उनको एक आवर्त में रखा गया। फिर पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना, मतलब जो पहले व्यवस्था की गई थी वैज्ञानिकों के द्वारा, उनको छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों को अलग समूह में रखा जा सकता था। मतलब जो पहले के तत्व ऑलरेडी अरेंज हो चुके थे, उनको बिना छेड़छाड़ किए, बिना उनका स्थान बदले, एक ऐसा उन्होंने आवर्त बना दिया था मैंडलिफ ने कि अक्रिय गैस, जो कि जल्दी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, अक्रियशील होती हैं, वो उनके लिए भी स्थान था कि वो मिलेंगे तो उनको हम रख सकते हैं। ऐसा उन्होंने एक जगह उनके लिए भी बना दी थी। तो ये विशेष बात रही मैंडलिफ की कि इन्होंने रासायनिक गुणधर्म का विशेष ध्यान रखा, और इन्होंने जो अरेंज करे वो भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही तत्वों को सुव्यवस्थित किया। और नई बात जो आई निकल करके वो थी कि 8 ऊर्ध्वाधर क्या, सॉरी 8 जो थे इनके स्तंभ थे जिनको कि समूह कहा गया, और 6 क्षैतिज पंक्तियां थी जिनको कि आवर्त कहा गया। तो इस तरीके से इन्होंने इसके बारे में बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बच्चे, जो मैंडलिफ थे, इन्होंने क्या बताया, जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हम समूह कहते हैं, ये मैंडलिफ ने बताया था। और जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं 1, ये 1 बनी, 2 3 4 5 6, इनको हम कहते हैं आवर्त।
इस तरीके से मैंडलिव ने बताया था, और इनमें एलिमेंट अरेंज करे थे द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे कि जिनके बारे में पता नहीं चला, तो उनका बॉक्स खाली छोड़ दिया और कहा आने वाले समय में इनका पता चलेगा। और कहीं कहीं दो एलिमेंट एक साथ रखे गए क्योंकि इनके रासायनिक गुणधर्म समान थे। तो इस तरीके से इन्होंने काफी हद तक तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से लगाया गया और काफी उपलब्धियां भी इनकी हुई। पर कमी ये रह गई मैंडलिव की भी कि हाइड्रोजन तत्व को ये उचित स्थान नहीं दे पाए। और समस्थानिक होते जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो, उनको भी ये सही तरीके से स्थान नहीं दे पाए। और कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनको रख तो दिया इन्होंने, पर उनके गुणधर्म नहीं मिल रहे थे कहीं कहीं। तो ये तीन इनकी कमियां रही, सीमाएं रही। हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए ये हाइड्रोजन को। और दूसरी बात, इन्होंने कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम में रख दिया, जो कि उसके लिए वो ठीक नहीं था। जो ये नियम फॉलो कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो सुव्यवस्थित नहीं हो पाए। लेकिन कुछ एलिमेंट और जो समस्थानिक होते हैं उनको भी ये स्पष्टीकरण नहीं कर पाए। तो आज हमने तीन वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, डॉबेराइनर, न्यूलैंड्स और मैंडलिव। डॉबेराइनर ने 3 की त्रिक बताई थी, मैंडलिव ने अष्टक का सिद्धांत न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत बताया, और मैंडलिव ने रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आवर्त सारणी बनाई, जिसके अंदर की 8 तो समूह थे और 6 आवर्त थे। इस तरीके से आज अपने 3 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा। आगे हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे, जिसमें कि पूरी तरीके से स्पष्टीकरण है। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।